कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है, जहां चारों तरफ सिर्फ खामोशी फैली हुई थी। उसी जंगल के बीच बने एक छोटे से घर में मैडी अकेली रहती थी। पेशे से वह एक मशहूर सस्पेंस नॉवल राइटर थी, जिसकी लिखी हुई कहानियां लोगों को आखिर तक बांधे रखती थीं। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी भी किसी रहस्य से कम नहीं थी। बचपन में हुई एक गंभीर बीमारी की वजह से वह अपनी सुनने और बोलने की क्षमता हमेशा के लिए खो चुकी थी। यानी मैडी बाहरी और गूंगी थी, लेकिन इस शारीरिक कमी ने उसे कमजोर करने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना दिया था, जिससे उसकी बुद्धि और कल्पना शक्ति कमाल की हो गई थी। अपनी नई किताब लिखने के लिए सुकून और प्रेरणा की तलाश में वह शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर इस सुनसान जंगल में आकर रहने लगी थी। वहां उसके साथ सिर्फ उसका पालतू बिल्ली का बच्चा रहता था, जिसका नाम ब्लेंकी था। एक शाम हमेशा की तरह मैडी की सबसे करीबी दोस्त और उसकी सबसे बड़ी फैन सैरा उससे मिलने उसके घर आती है। दोनों काफी देर तक इशारों की भाषा में बातें करती रहती हैं। सैरा मैडी की नई किताब का अंत जानने को लेकर काफी उत्साहित थी और उसे लगातार लिखते रहने के लिए हिम्मत देती रहती है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। धीरे धीरे रात होने लगती है और सैरा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक बेहद डरावना हादसा होता है। सैरा, जिसे अब तक अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, अचानक खून से लथपथ हालत में भागती हुई वापस मैडी के घर के पीछे वाले दरवाजे तक आ जाती है। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। वह पूरी ताकत से कांच के दरवाजे को पीटते हुए मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन मैडी अपने काम में बिजी थी और वह कुछ सुन भी नहीं सकती थी, इसलिए वह आराम से अपना काम करती रहती है। उसे अपने पीछे हो रही इस भयानक घटना का जरा भी एहसास नहीं होता। तभी अंधेरे में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। उसके चेहरे पर सफेद रंग का डरावना मास्क था और हाथ में एक बड़ा शिकारी चाकू। वह बिना कुछ बोले सैरा को पकड़कर उसके पेट में बार बार चाकू घोंप देता है। कुछ ही सेकंड के अंदर सैरा की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वह चाकू निकालकर दरवाजे के फ्रेम पर पूरी ताकत से मारता है। जंगल में यह आवाज बहुत दूर तक गूंज उठती है, लेकिन घर के अंदर मौजूद मैडी को इसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। सैरा को मारने के बाद वह आदमी वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर कांच के दूसरी तरफ खड़ी मैडी पर पड़ती है। वह सोचने लगता है कि आखिर इतना शोर और इतनी हलचल होने के बाद भी इस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा। अपना शक पक्का करने के लिए वह खून से सना अपना मुक्का कई बार कांच पर मारता है, लेकिन मैडी फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अब उसे यकीन हो जाता है कि मैडी सचमुच सुन नहीं सकती। ये बात समझते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक और विकृत मुस्कान फैल जाती है। वह तुरंत घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता। सबसे पहले वह सैरा की लाश को घसीटकर ऐसी जगह छिपा देता है जहां किसी की नजर न पड़े, और यहीं से शुरू होता है एक बेहद खौफनाक खेल। इसके बाद मैडी वापस अपने कंप्यूटर के सामने आकर बैठ जाती है और अपनी किताब का आखिरी अंत लिखने लगती है। तभी वह आदमी चुपचाप पीछे का खुला दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाता है और चाकू निकालकर ठीक मैडी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह जानबूझकर अपने चाकू को धातु की कुर्सी पर रगड़ता है ताकि तेज आवाज निकले, लेकिन मैडी को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। दोनों के बीच मुश्किल से आधा मीटर का फासला था। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी बहन की वीडियो कॉल आ जाती है। कॉल देखते ही वह आदमी तुरंत कैमरा की नजर से बचने के लिए पास के एक कोने में छिप जाता है। इशारों की भाषा में बात करते हुए मैडी की बहन अचानक कुछ अजीब नोटिस कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि अभी अभी मैडी के पीछे से कोई काली परछाई तेजी से गुजरी है। वह तुरंत पूछती है, मैडी, तुम्हारे पीछे अभी कौन था? मैडी पीछे मुड़कर खाली गलियारे की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि शायद उसकी बिल्ली फिर से इधर उधर घूम रही होगी। कॉल खत्म होने के बाद वह पूरे घर में अपनी बिल्ली को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। आखिर में वह दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ देती है ताकि बिल्ली वापस अंदर आ सके। इसके बाद वह फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है, लेकिन अब कहानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। कुछ देर बाद अचानक मैडी के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसी वक्त उसके फोन पर भी कुछ तस्वीरें आने लगती हैं। जैसे ही मैडी उन तस्वीरों को खोलकर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। पहली तस्वीर में वही दिखाई दे रही थी जब कुछ देर पहले वह पूरे घर में अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। दूसरी तस्वीर में भी वह घर के दूसरे कमरे में नजर आ रही होती है, लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर आखिरी थी। उसमें मैडी ठीक उसी पल कंप्यूटर के सामने बैठी हुई दिखाई दे रही थी जब वह वही तस्वीरें देख रही थी। यानी तस्वीरें लेने वाला इंसान अभी भी उसके बेहद करीब मौजूद था। अब मैडी तुरंत समझ जाती है कि कोई अजनबी उसके घर के अंदर घुस चुका है। उसका फोन भी उसी के पास है और वह बाहर खड़े होकर लगातार उस पर नजर रखे हुए है। घबराई हुई मैडी तस्वीर का एंगल ध्यान से देखती है और उसी दिशा में मुख्य दरवाजे की तरफ नजर घुमाती है। तभी अंधेरे में उसे वही सफेद मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वह खामोशी से मुस्कुरा रहा था और मैडी का फोन अपने हाथ में पकड़कर उसे दिखा रहा था। सामने मौत को खड़ा देखकर मैडी बिना एक पल गंवाए तुरंत मुख्य दरवाजे की तरफ भागती है और पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर से लॉक कर देती है। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वह आराम से पूरे घर का चक्कर लगाने लगता है और अंदर आने के लिए कोई दूसरा खुला रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ मैडी भी बिना समय गंवाए घर की हर खिड़की और हर दरवाजे को एक
एक एक करके बंद करने लगती है। वो पूरे घर में इस तरह दौड़ रही थी जैसे किसी गोलकीपर को हर दिशा से आती गेंद रोकनी हो। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि किसी भी तरह हत्यारा घर के अंदर कदम न रख सके। जब उसे यकीन हो जाता है कि फिलहाल सभी रास्ते बंद हो चुके हैं तो वह तुरंत कंप्यूटर के पास जाती है और इंटरनेट की मदद से पुलिस को मैसेज भेजने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह मैसेज भेजने वाली होती है तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। बाहर खड़े उस नकाबपोश ने मेन पावर स्विच बंद कर दिया था। कुछ ही पल में वाईफाई राउटर भी बंद हो जाता है और इंटरनेट का कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब मैडी के पास न बिजली बची थी, न इंटरनेट और न ही उसका फोन, यानी अब उसका बाहरी दुनिया से हर संपर्क टूट चुका था। इसके बाद वह आदमी एक और डरावना कदम उठाता है। वह बाहर खड़ी मैडी की कार के चारों टायर अपने चाकू से फाड़ देता है। अब अगर मैडी किसी तरह घर से बाहर भी निकल जाती तब भी उसके पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। मैडी के बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ से फंस जाने के बाद वह एक और तरीका आजमाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि शायद बात करके इस आदमी को वहां से जाने के लिए राजी किया जा सकता है। अंधेरे में वह एक लिपस्टिक ढूंढती है और कांपते हाथों से कांच के दरवाजे पर लिखती है, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, अगर तुम अभी चले जाओगे तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और मेरा बॉयफ्रेंड भी बस आने ही वाला है। इसके बाद वह टॉर्च की रोशनी उन शब्दों पर डाल देती है ताकि सामने खड़ा आदमी उन्हें आसानी से पढ़ सके। लेकिन मैडी नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक साइको किलर खड़ा था। वह खामोशी से लिखी हुई बात पढ़ता है और फिर धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क उतार देता है। पहली बार मैडी उसकी असली शक्ल देखती है। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी, आंखों में बिल्कुल ठंडापन और चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था। फिर वह कांच के बिल्कुल पास आकर अपने होंठ धीरे धीरे हिलाता है ताकि मैडी उन्हें पढ़ सके। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम होंठ पढ़ सकती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम यहाँ अकेली रहती हो और तुम सुन भी नहीं सकती। ये पढ़ते ही मैडी के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। अब मैडी को पूरी तरह समझ आ चुका था कि उस आदमी ने सिर्फ उसके घर में घुसपैठ नहीं की थी बल्कि पहले से उसकी पूरी जानकारी भी निकाल रखी थी। इतना कहने के बाद वह चुपचाप अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मैडी डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ जाती है, लेकिन कुछ पल बाद वह खुद को संभाल लेती है। उसे एहसास हो चुका था कि अगर आज उसे जिंदा बचना है तो अपनी लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। वह तुरंत रसोई की तरफ जाती है और जो भी सामान हथियार बन सकता था जैसे बड़ा चाकू और हथौड़ा सब अपने साथ रख लेती है। इसके बाद वह तेजी से ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है। वह भारी अलमारी खिसकाकर दरवाजे के सामने लगा देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर कमरे के एक कोने में बैठकर अपने हथियारों को कसकर पकड़ लेती है। तभी अचानक खिड़की पर लगातार जोर जोर से दस्तक होने लगती है। मैडी घबराते हुए खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन अगले ही पल जो मंजर उसके सामने आता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। खिड़की के बाहर उसकी दोस्त सारा खड़ी थी, लेकिन वह जिंदा नहीं थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और पूरा शरीर बिल्कुल बेजान था। दरअसल अंधेरे में छिपा वही हत्यारा सारा की लाश को कठपुतली की तरह पकड़कर बार बार खिड़की से टकरा रहा था। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की लाश के साथ यह खौफनाक हरकत देखकर मैडी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसे अचानक एक बेहद जरूरी बात याद आती है। तभी मैडी को याद आता है कि जब सारा शाम को उससे मिलने आई थी तब उसका फोन उसकी जीन्स की पिछली जेब में रखा हुआ था। अगर किसी तरह वह फोन उसके हाथ लग जाए तो शायद पुलिस तक खबर पहुंचाई जा सकती थी। यही सोचकर मैडी एक बेहद खतरनाक योजना बनाती है। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि सारा का फोन ही उसे बचाने की आखिरी उम्मीद था। वह तुरंत अपनी कार की चाबी उठाती है और उसमें लगा अलार्म बटन बार बार दबाने लगती है। अगले ही पल कार का तेज अलार्म पूरे सुनसान जंगल में बजने लगता है। उसकी चाल काम कर जाती है। बाहर छिपा हत्यारा उस आवाज की तरफ ध्यान देता है और कार की ओर बढ़ जाता है। मैडी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह धीरे से खिड़की खोलती है और बाहर झुककर सारा की जीन्स की जेबों में उसका फोन ढूंढने लगती है। वह एक एक जेब अच्छी तरह टटोलती है, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक वह आदमी वापस लौट आता है। वह समझ चुका था कि मैडी ने उसे चालाकी से वहां से दूर भेजा था। गुस्से में वह तेजी से खिड़की तक पहुंचता है और मैडी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। अब खिड़की के पास दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। ताकत के मामले में मैडी उस हत्यारे का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वह लगभग खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन मैडी हिम्मत नहीं हारती। वह तुरंत पास रखा हथौड़ा उठाती है और पूरी ताकत से उसके हाथ पर दे मारती है। जोरदार वार लगते ही वह दर्द से चीख उठता है और मजबूर होकर मैडी का हाथ छोड़ देता है। मैडी बिना एक पल गंवाए खिड़की बंद करके उसे अंदर से लॉक कर देती है। हाथ में लगी चोट से हत्यारा बुरी तरह तिलमिला जाता है। वह गुस्से में अपने घाव पर पट्टी बांधते हुए जेब से सारा का फोन निकालता है और मैडी को दिखाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद वह सारा की बाली भी निकालकर उसके सामने लहराता है। तभी मैडी को एहसास होता है कि वह उसकी पूरी योजना पहले ही समझ चुका था। उसने जानबूझकर सारा का फोन अपने पास छिपा कर रखा था। अब पुलिस तक मदद पहुंचाने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैडी अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद वह चुपके से घर के सामने वाले हिस्से से बाहर निकलती है और लकड़ी के बने फर्श के नीचे जाकर छिप जाती है। उसका इरादा था कि जैसे ही सही मौका मिलेगा वह जंगल पार करके सारा के घर पहुंच
पहुंचेगी और किसी तरह मदद मांगेगी। सुन नहीं पाने की वजह से उसने अपना हाथ लकड़ी के फर्श पर रखा हुआ था ताकि कंपन महसूस करके हत्यारे की हरकतों का अंदाजा लगा सके। कुछ देर बाद कंपन पूरी तरह बंद हो जाते हैं। मैडी को लगता है कि अब बाहर निकलना सुरक्षित है। वह धीरे धीरे फर्श के नीचे से बाहर आती है और जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार तीर उसके सिर के बिल्कुल पास से गुजर जाता है। भारी क्रॉसबो से छोड़ा गया वह तीर उसके सिर को छूते हुए पीछे खड़े पेड़ में जाकर धंस जाता है। ये देखकर मैडी के होश उड़ जाते हैं। वह आदमी न जाने कब एक खतरनाक क्रॉसबो लेकर आ चुका था और किसी शिकारी की तरह ऊंचाई पर खड़ा होकर उसी पर निशाना साध रहा था। अब घर के बाहर रुकना मतलब अपनी मौत को खुद बुलाना था, इसलिए मैडी मजबूर होकर दोबारा घर के अंदर लौट आती है। अब वह समझ चुकी थी कि नीचे रहकर वह सिर्फ हत्यारे का आसान निशाना बन रही है। तभी उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वह टॉर्च उठाती है और ऊपर छत वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है। वहां पहुंचकर वह जानबूझकर ऐसी हरकत करती है जिससे किसी के चलने का आभास हो। फिर वह टॉर्च को दूर झाड़ियों की तरफ फेंक देती है। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी देखकर हत्यारे को लगता है कि मैडी खिड़की से कूदकर भाग चुकी है। वह तुरंत अपना क्रॉसबो लेकर झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। मैडी की योजना काम कर जाती है। वह फौरन छत से नीचे उतरने लगती है ताकि दूसरी तरफ से निकल सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला इंसान उससे भी ज्यादा चालाक था। दरअसल वह उसकी पूरी चाल समझ चुका था। जैसे ही मैडी सीढ़ी से आधी नीचे पहुंचती है, तभी अंधेरे में छिपा हत्यारा क्रॉसबो से एक तीर छोड़ देता है। अगले ही पल वह तीर सीधे मैडी की जांघ में जाकर धंस जाता है। मैडी दर्द से बुरी तरह तड़प उठती है। उसके घाव से तेजी से खून बहने लगता है। दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग नीचे गिर ही जाती। दूसरी तरफ हत्यारा बेहद खुश दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मैडी को तुरंत मारना नहीं चाहता, बल्कि उसके डर और दर्द का मजा ले रहा था। अब वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगता है ताकि इस बार हमेशा के लिए उसका खेल खत्म कर सके। लेकिन तभी मैडी अपनी जिंदगी का सबसे साहसी फैसला लेती है। जैसे ही वह आदमी उसके पास पहुंचता है, मैडी अचानक पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है। वह उसके हाथ से क्रॉसबो छीन लेती है और जोरदार लात मारकर उसे दूसरी मंजिल से नीचे गिरा देती है। हत्यारा सीधे नीचे जमीन पर बुरी तरह आ गिरता है। मैडी सोचती है कि अब उसी के हथियार से उसका अंत कर देना चाहिए, लेकिन उसकी जांघ में गहरा घाव हो चुका था। भारी क्रॉसबो को खींचने की ताकत अब उसके शरीर में नहीं बची थी। वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद वह आदमी फिर से लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा होता है। अब मैडी के पास पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह तुरंत घर के अंदर भागती है और बाथरूम में जाकर अपने घाव का इलाज करने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। इसी दौरान कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा का बॉयफ्रेंड जॉन काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन जब सारा घर वापस नहीं लौटती तो उसे चिंता होने लगती है। आखिरकार वह उसे ढूंढते ढूंढते सीधे मैडी के घर तक पहुंच जाता है। बाहर खड़े होकर वह कई बार आवाज लगाता है, लेकिन मैडी सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे जॉन के वहां आने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। तभी जॉन की नजर कांच के दरवाजे पर लिपस्टिक से लिखे उस संदेश पर पड़ती है। साथ ही आसपास फैले खून के निशान भी उसे साफ दिखाई देते हैं। ये सब देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है। वह बिना एक पल गंवाए अपना फोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में छिपा हत्यारा उसके सामने आ जाता है। वह सिर्फ एक साइको किलर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी था। टॉर्च की रोशनी सीधे जॉन के चेहरे पर डालते हुए वह पुलिस अफसर बनकर चिल्लाता है, रुको, हाथ ऊपर करो। ये सुनते ही जॉन बुरी तरह घबरा जाता है और जल्दी से बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड सारा को ढूंढने यहाँ आया है। हत्यारा पहले उसका आईडी कार्ड देखने का नाटक करता है। इसके बाद बड़ी चालाकी से एक झूठी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि वह इस इलाके का नया पुलिस ऑफिसर है और घुसपैठ की शिकायत मिलने पर यहाँ जांच करने आया था, लेकिन यहाँ पहुंचते ही किसी अज्ञात आदमी ने उस पर हमला कर दिया। उसका फोन, बटुआ और यहाँ तक कि उसकी सर्विस पिस्तौल भी छीन ली। फिर वह जॉन से कहता है कि उसे तुरंत मुख्यालय से संपर्क करना है, इसलिए अपना फोन उसे दे दें। उसकी बात इतनी भरोसेमंद लगती है, अपना फोन उसके हाथ में दे देता है। हत्यारा कुछ देर फोन पर बात करने का नाटक करता है, फिर बड़ी चालाकी से फोन अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन तभी उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। जेब में हाथ डालते समय एक चीज नीचे गिर जाती है। जॉन की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह सारा की बाली थी, वही बाली जो उसने खुद उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट की थी। उसी पल जॉन सब कुछ समझ जाता है। अब जॉन को समझ आ चुका था कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि सारा का हत्यारा है। लेकिन दूसरी तरफ वह यहीं नहीं रुकता। वह अपने भारी चमड़े के जूते से मैडी की उंगलियों पर पूरी ताकत से पैर रख देता है। अगले ही पल हड्डियां टूटने की दर्दनाक आवाज गूंज उठती है। दर्द इतना भयानक था कि मैडी का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका मुंह खुला रह जाता है। वह पूरी ताकत से चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकलती। कुछ देर बाद हत्यारा जानबूझकर अपना पैर हटाता है और होंठ हिलाते हुए कहता है, अब यह खेल खत्म होने वाला है, मैं अंदर आ रहा हूँ। मैडी दर्द से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी बची हुई ताकत से दरवाजे को फिर से लॉक कर देती है। फिर अपनी बुरी तरह कुचली हुई दाहिनी हथेली की तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ गुस्सा और बदला लेने का इरादा दिखाई दे रहा था। वह अपने घायल हाथ से बहता हुआ खून उंगलियों पर लगाती है और कांच के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है, डरपोक। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह सीधे उस हत्यारे के घमंड पर हमला
वाला था, जो खुद को सबसे खतरनाक शिकारी समझता था, उसे एक घायल, सुन नहीं सकने वाली और अकेली लड़की ने डरपोक कह दिया था। यह पढ़ते ही वह पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वह अपनी कार की तरफ भागता है, वहां से एक भारी लोहे की रॉड उठाता है और पूरी ताकत से कांच के दरवाजे पर वार करना शुरू कर देता है। मैडी अब समझ चुकी थी कि आखिरी मुकाबले का वक्त आ चुका है। वह खुद को शांत करती है, फिर कंप्यूटर के सामने बैठकर तेजी से टाइप करने लगती है। वह लिखती है, वह आदमी लंबा है, गोरे रंग का है, चेहरे पर दाढ़ी है, उसके दाएं कंधे में तीर का घाव है और बाएं हाथ पर हथौड़े की चोट लगी है। अगर मैं बच न सकूं तो यह जानकारी पुलिस तक जरूर पहुंचा देना। इसके बाद वह अपने परिवार के लिए भी एक आखिरी संदेश लिखती है। मम्मी, पापा, बहन, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना याद रखना कि मैंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, मैं डर कर नहीं मरी। यह कोई साधारण विदाई नहीं थी, बल्कि उसके आखिरी संघर्ष का सबूत था। मैसेज पूरा करने के बाद मैडी एक तेज फल काटने वाला चाकू उठाती है और बाथरूम में जाकर छिप जाती है। वह जानती थी कि अब उसकी हालत सामने से लड़ने लायक नहीं बची थी। उसकी जांघ में तीर धंसा था, एक हाथ बुरी तरह घायल था और काफी खून भी बह चुका था। इसलिए वह सीधी भिड़ंत करने के बजाय छिपकर हमला करने की योजना बनाती है। लेकिन हत्यारा भी बेहद चालाक था। वह मुख्य दरवाजे से अंदर आने की बजाय घर के दूसरे हिस्से पर चढ़ता है और ऊपर वाली खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर वह बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे बाथरूम तक पहुंच जाता है। मैडी की पूरी नजर बाथरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। वह सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मौत उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो चुकी है। हत्यारा चुपचाप बाथटब के अंदर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। उसके चेहरे पर जीत की एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। उसे पूरा यकीन था कि अब यह खेल खत्म होने वाला है। वह धीरे धीरे मैडी के करीब झुकता है और उसकी गर्दन के पास गर्म सांस छोड़ता है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वह गर्म हवा मैडी की गर्दन से टकराती है, उसका शरीर तुरंत खतरे को महसूस कर लेता है। बिना एक पल गंवाए वह झटके से नीचे झुककर पीछे पलटती है और हाथ में पकड़ा चाकू पूरी ताकत से हत्यारे के घुटने में घोंप देती है। चाकू सीधे उसके घुटने की हड्डी के पास जाकर धंस जाता है। दर्द से वह जोर से चीख उठता है। मैडी इसी मौके का फायदा उठाती है, बाथरूम से बाहर निकलती है और लंगड़ाते हुए तेजी से लिविंग रूम की तरफ भागने लगती है। लेकिन अब मैडी का शरीर पूरी तरह जवाब देने लगा था। जांघ में धंसा तीर, टूटा हुआ हाथ और लगातार बहता खून उसकी बची हुई ताकत भी छीन चुका था। वह मुश्किल से कुछ कदम ही आगे बढ़ पाती है कि अचानक उसके पैर जवाब दे देते हैं। अगले ही पल वह जोर से फर्श पर गिर पड़ती है। उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। दूसरी तरफ घायल होने के बावजूद हत्यारा फिर से उठ खड़ा होता है और लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि अब आखिरकार यह लड़की उसके हाथों से नहीं बच पाएगी। फर्श पर पड़ी मैडी की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उसकी जांघ में तीर का गहरा घाव था, हाथ की उंगलियां बुरी तरह टूट चुकी थीं और लगातार बहते खून की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। दूसरी तरफ हत्यारा लंगड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और उसे मार डालने की सनक दिखाई दे रही थी। वह अपने हाथ में चाकू उठाता है और आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक उसी पल मैडी की नजर पास रखे एक बड़े कीटनाशक स्प्रे पर पड़ जाती है। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर मैडी उस स्प्रे को उठाती है और सीधे हत्यारे के चेहरे पर छिड़कने लगती है। तेज केमिकल उसकी आंखों में चला जाता है। दर्द और भयानक जलन से वह बुरी तरह तड़प उठता है। उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है और वह अपनी आंखें पकड़कर फर्श पर गिर पड़ता है। लेकिन मैडी यहीं नहीं रुकती। वह तुरंत पास रखा एक हाई वॉल्यूम स्मोक अलार्म उठाती है और उसका टेस्ट बटन दबा देती है। अगले ही पल पूरे घर में कान फाड़ देने वाली तेज आवाज गूंजने लगती है। अलार्म की आवाज इतनी तेज थी कि कोई भी सामान्य इंसान उसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था। लेकिन यही वह पल था जब मैडी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जो आवाज बाकी लोगों के लिए असहनीय थी, उसका उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। फिर भी हत्यारा ताकत के मामले में उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। दर्द और शोर के बावजूद वह अचानक मैडी पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिराकर दबा देता है। अगले ही पल वह अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर कस देता है और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगता है। मैडी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उसके चंगुल से छूट सके, लेकिन अब मैडी की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसी पल उसके दिमाग में कई यादें एक एक करके घूमने लगती हैं। उसे अपने मम्मी पापा की मुस्कान याद आती है, अपनी बहन के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। सारा की दोस्ती और जॉन की कुर्बानी भी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मरने से ठीक पहले उसके अंदर जीने की आखिरी उम्मीद फिर से जाग उठती है। संघर्ष करते हुए उसकी उंगलियां पास पड़ी किसी ठंडी धातु की चीज से टकराती हैं। वह एक मेटल का वाइन ओपनर था, जिसका इस्तेमाल शाम को वाइन की बोतल खोलने के लिए किया गया था। मैडी अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाती है। फिर बिना एक पल गंवाए वह वाइन ओपनर उठाकर पूरी ताकत से हत्यारे की गर्दन में घोंप देती है। उसका नुकीला हिस्सा सीधे उसकी गर्दन की मुख्य नस में धंस जाता है। अगले ही पल तेज दबाव के साथ खून बाहर निकलने लगता है। हत्यारे की आंखें हैरानी से
फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वह पूरी रात कमजोर समझता रहा वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। धीरे धीरे उसके हाथ मैडी की गर्दन से ढीले पड़ने लगते हैं और कुछ ही पलों बाद उसका पूरा शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार वह साइको किलर जिसे लोगों का शिकार करने में मजा आता था उसी लड़की के हाथों मारा जाता है जिसे वह पूरी रात सबसे कमजोर समझता रहा। कुछ देर तक मैडी वहीं फर्श पर पड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे खुद को संभाल कर उठती है और हत्यारे की जेब से अपना फोन निकाल लेती है। कांपते हुए हाथों से वह 911 पर कॉल करती है, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, इसीलिए फोन पर एक भी शब्द नहीं कह पाती। वह बस कॉल चालू छोड़ देती है ताकि दूसरी तरफ मौजूद लोग समझ जाएं कि कोई बड़ी घटना हुई है। इसके बाद वह अपने घायल शरीर को सहारा देते हुए धीरे धीरे उस खौफनाक लकड़ी के घर से बाहर निकलती है। उसके कपड़े पूरी तरह खून से सने हुए थे, शरीर पर कई गहरे घाव थे और उसके लिए चलना भी बेहद मुश्किल हो चुका था। आखिरकार वह घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। उसके चारों तरफ वही सुनसान जंगल था, वही रात थी और वही खामोशी भी। लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी थी। अब उस खामोशी में डर नहीं था, अब वहाँ सिर्फ सुकून था। जिंदा बच जाने का सुकून, खुद के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का गर्व और यह एहसास कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान हार न माने तो आखिरी पल तक लड़ सकता है। इसी तरह मैडी लगातार लड़ती रही और आखिरकार उसी हिम्मत और जज्बे की वजह से वह जिंदा बच पाई। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर